सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, कि सीढ़ियाँ तो उनको मुबारक है जिनको छत तक जाना है, हमारी तो मंजिल ही आसमां है, हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस एनसीईआरटी कक्षा में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की चैप्टर नंबर 10। इससे पहले क्लास 6 की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो फिर देर किस बात की, जाइए और देख लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। और क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 7 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और आज हम लोग क्लास 7 से भी निकल जाएंगे। क्लास 8 में कल से मॉडर्न में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप सबको पता है क्लास 6 का प्राचीन, क्लास 6 में जो भी हमने पढ़ा कल मैंने सार बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। कि क्लास 6 में जो भी हमने पढ़ा सब प्राचीन पढ़ा, उसके बाद क्लास 7 में जो भी हमने पढ़ा सब मध्यकालीन पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे क्लास 8 में वो आधुनिक होगा, ठीक है ना। तो कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि क्लास 8 का हिस्ट्री, ठीक है ना। इससे पहले क्लास 7 की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 6 की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन गया है, जाके वहां से देख लीजिए। क्लास 7 में जैसे कि हम थोड़ी सी समझते चलेंगे क्या क्या हमने पढ़ चुका है, ठीक है ना। क्लास 7 में हमने ये पढ़ दिया था कि हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, किस तरीके से 750 से लेके और 1750 के बीच में कौन कौन सी परिवर्तन हुआ, कैसी कैसी परिवर्तन हुए, किस तरीके से परिवर्तन आए, ठीक है ना। 1000 वर्षों के दौरान में, ठीक है ना, किस तरीके का परिवर्तन हुआ, कैसे लोग रहना शुरू किए, किस तरीके से लोग खाना बदोश से एक मतलब एक जनजातीय समूह बन गया, किस तरीके से लोग वहां पे रहने लगे एक जगह पे, खेती की शुरुआत कैसे हुई, इन सब के बारे में हमने देखा। उसके बाद नए राजा और उनके राज्य, नए नए राजा उभरे थे उस काल में, उनके राज्य कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां क्या थी, उनकी जो राज्य प्रशासन की कार्य होती थी क्या थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने दिल्ली सुल्तान में थोड़ा सा पढ़ा, दिल्ली के सुल्तान में संक्षिप्त में हमने जानकारियां ली। साथ में मुगल साम्राज्य की भी संक्षिप्त में हमने जानकारियां ली। शासक और इमारतों को पढ़ा कि कौन से शासक किस इमारतों, मतलब कौन सी इमारत किस शासक के है, ठीक है ना, और किस तरीके से उनकी और एक खास बात और कि शासक और इमारत से आप लोग के लिए एक कोट भी बताया था मैंने, जो कि अशोक की है, और वहां से क्वेश्चन सीधे यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि नगर व्यापारी और शिल्पी जन, किस तरीके से नगर में व्यापारी लोग हुए, शिल्पी जन का विकास कैसे हुआ, कि क्या प्रभाव पड़ा व्यापार में शिल्पी जनों का, क्या मतलब किस तरीके से वो लोग अपना व्यापार एकदम विकसित करते गए, ठीक है ना, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या उसमें सहायता भी थी, इसको हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। कौन थे जनजातियां, खानाबदोश क्या थी, और साथ में एक जगह में कैसे वो लोग रहा करते थे, इसके बारे में हमने कल नहीं मतलब क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 में अच्छी तरीके से जानकारियां ले ली है। उसके बाद ईश्वर से अनुराग पढ़ा, जिसमें काफी भक्ति सूफी, उसके बाद संत लोग के बारे में हमने पढ़ा, कौन से राज्य में कौन से सूफी संत मतलब उदय हुए थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। देखिए इस पे एक अलग ही वीडियो मैंने बता दिया किस राज्य में कौन से सूफी संत का उदय हुआ था, पूरे भारत के नक्शा के साथ मैंने बना रखा, उसको भी देख लीजिएगा और साथ में इस क्लास को भी पूरा देख लीजिएगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण किस तरीके से हुआ, जिसमें कल ही हमने पढ़ा था कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण मतलब किस तरीके से एक क्षेत्रीय संस्कृति विकसित हुई थी, ठीक है ना, जिसमें और कुछ नहीं, सबसे इजी तरीके से हमने ये पढ़ा था कि क्षेत्रीय संस्कृति की जब निर्माण हो रही थी बच्चों, जब क्षेत्रीय संस्कृति की निर्माण हो रही थी तो उसमें किस तरीके से चेर लोग, मलयालम, ठीक है ना, चेर का मलयालम के बारे में कल हमने पढ़ा था। उसके बाद किस तरीके से एक कथक नृत्य शैली, मतलब किस तरीके से एक मतलब वो हो गई थी, मुख्य रूप से उनको एक जैसे होता है ना भरतनाट्यम हुआ, कथक नृत्य हुआ, इन सब के बारे में मैंने कल आप लोग को बताया था कि कैसे ये एक उच्च शैली बनी, ठीक है ना, मतलब किसी धर्म से रिलेटेड हो वही होता है क्या, मतलब मुख्य रूप से शैलियां नहीं, ऐसी कुछ नहीं बात थी, अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा था। शासक तथा उनकी धार्मिक परंपराओं के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि क्या थी लघु चित्रकला और कौन कौन से लोग देते थे उनको संरक्षण। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि लघु चित्रकला को संरक्षण देने वाले कौन कौन थे। उसके बाद बंगाली साहित्य के बारे में भी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से बंगाली साहित्य दो वर्गों में विभाजित थी, एक में संस्कृति थी और दूसरा स्वतंत्र था। संस्कृति के बारे में हमें जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन स्वतंत्र के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि ये मौखिक रूप से प्रसिद्ध थी और ये लिखित रूप से प्रसिद्ध था, जिसमें हमने पढ़ा था मंगल काव्य के बारे में, ठीक है ना, और इसको क्या कहा था,
हमने कि ये नाथ साहित्य है, कुछ मतलब एक इसकी कोई जानकारियां हमें मुख्य रूप से नहीं मिलती है। लघु चित्रकला में क्या क्या पढ़ा था हमने कि कहाँ कहाँ पे उसकी गठन की जाती थी, जैसे कपड़ा पे, कागज पे, लकड़ी पे, अन्य चीजों पे, और साथ में उसके संरक्षण देने वाले कौन थे, तो कौन थे वो मुगल के शासक अकबर और जहांगीर का मुख्य रूप से नाम हमने पढ़ा था। तो कल का सार सारणी हमने समझ लिया कि कल का संक्षिप्त सारणी क्या क्या हमने पढ़ा था। बस 2 से 3 मिनट में ये बताना हम मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आप लोग को क्लास से जोड़ना है, ठीक है ना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप 7 क्लास में नहीं है जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर रट के चल देना है, ठीक है ना। आपको समझना है, और समझने की सिलसिला में आप लोग को एक बात और बता दें कि समझने की सिलसिला के साथ साथ आपको लाइन बाय लाइन भी पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी पीटी में सीधे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आज की कक्षा का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, किस तरीके से परवर्ती मुगल लोग थे, ठीक है ना, इसी के बारे में आज पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझाते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते, बिकॉज आवर टाइम इज आवर मनी, जैसे कि मैं सब हर जगह बोलती आ रही हूँ, ठीक है ना। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप के कुछ विशेष उल्लेखनीय घटनाएं घटी थी। देखते हैं मानचित्र 1 और 2 को थोड़ा सा पहले, ठीक है ना। जब बोला जाए कि देख लेने के तो पहले देख ही लेंगे, उसके बाद ही हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है ना। चलिए बता दे कि कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पे है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये मुर्शिदाबाद है, बंगाल, मालवा, भोपाल, ग्वालियर, आगरा, भरतपुर, अवध। जो रेड रेड में है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कहा जाए तो हैदराबाद, मराठा, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो गुजरात इधर है, सिख लोग इधर है, जाट लोग इधर है, ठीक है ना। इसको हमने देख लिया। अब चलिए थोड़ा सा हम चित्र नंबर 2 पे भी चल लेते हैं, ठीक है ना, कि चित्र नंबर 2 कौन सा था। सेकंड नंबर देख लेते हैं। चित्र नंबर 2 देखने के लिए आप देख रहे सिख यहीं पे थे, लाहौर में भी, मतलब वहां पे भी यही था। सतलुज नदी देख रहे हैं आप लोग, सिंध नदी देख रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से गुजरात, बदौड़, दिल्ली, आगरा, ठीक है ना, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिए। उसका देखने के बाद क्या कह रहा है, ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत, ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, इसको मिटाने के बाद ही हमें समझ में आएगा ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे शो नहीं हो सकता अच्छे से जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक, क्योंकि मेरा जो पेन का कलर है ब्रिटिश नियंत्रण के कलर के, ब्रिटिश नियंत्रण के काल के शासन काल के अंदर के ही है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश नियंत्रण के काल में कौन कौन से आते थे, ये उत्तरी सरकार थी। यहाँ पे ये जो देखिए ना, ये वाला जो सीन है ना, ये वाला, ये वाला भाग और साथ में ये वाला भाग, ठीक है ना, ये आती थी ब्रिटिश नियंत्रण के शासन काल में, ठीक है ना, मतलब उसी के काल में, उसके अंतर्गत ये आती थी। देखिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत में बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी जब भारत के राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटी एवं समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि मोटे तौर पर 1707 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जो कि 1761 तक थी। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो उसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरीके से औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस तरीके से एक विभिन्न प्रकार की परिवर्तनें उभरी, कैसे ब्रिटिश काल मतलब अपना अस्तित्व जमाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो क्या हम कह सकते हैं कि जब 1669 में दक्कन अभियान के कारण हुई जो सैन्य वित्तीय संशोधन में खर्च हो गया था ना, जिसके कारण औरंगजेब की क्षतिपूर्ति का क्या क्या मतलब कारण हो सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम जान लेते हैं औरंगजेब के बारे में। क्या बोला मैंने, थोड़ा सा जान लेते हैं चलिए हम शॉर्ट में लिखवाते हैं, ठीक है ना, आप लोग लॉन्ग में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। औरंगजेब के लिए अगर हमें लिखना है तो हम सीधा औरंगजेब लिख देते हैं। औरंगजेब में क्या हुआ था कि 1600
क्या बोला मैंने कि 1669 ईस्वी में जब दक्कन में उन्होंने अभियान किया था, उसके कारण क्या हुआ था कि सैन्य संसाधन और वित्तीय संसाधन समाप्त हो गई थी। कौन से संसाधन? सैन्य संसाधन और साथ में वित्तीय संसाधन क्या हो गया था, मुख्य रूप से वहां पे समाप्त हो गया था, ठीक है ना। और प्रशासन की जो सत्ता थी उसमें शक्ति का नियंत्रण गिर गया था। जो भी प्रशासन की सत्ता थे, उनके जो सत्ता क्या करते, सबसे पहले वो क्या करते, एक जो मतलब मुख्य रूप से मान लो कि पूरा गांव है, इसमें एक इंसान को उठा के हम किसी को कोई भी मुख्य बना देंगे तो ये क्या कहेगा कि हम राजा से मुक्त है, अब हमें कोई जरूरत नहीं है राजा की, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा कि राजा से आज्ञा नहीं लेगा, लेकिन जो कार्य करेगा वो राजा को बता देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब ये कमजोर हो जाएगी तो ये राजा बन के उभर जाएगा और इस पर पूरा शासन जमा लेगा। धीरे धीरे हो सके तो इस पे भी जमा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सत्ता के नियंत्रण समाप्त होने लगी, ठीक है ना। उसके बाद जो उत्तराधिकारी जो हुए, औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए थे, ठीक है ना, वो क्या थे, योग्य थे ही नहीं राज्य के, ठीक है ना। वो नहीं कर चला सकते थे, वो योग्य ही नहीं थे, उनकी नियंत्रण भी घटने लगी। साथ में मनसबदार, जो मैंने बोला था ना, यही मनसबदार यही होता था, ठीक है ना। मनसबदार जो थे उन पर नियंत्रण वो नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, फिर जमींदार एवं कृषक ने विद्रोह कर दिया एवं सत्ता किसको दे दिया, सूबेदार के हाथ में दे दिया, ठीक है ना। जमींदार लोग भी विद्रोह करने लगे और कृषक लोग भी विद्रोह करने लगे कि नहीं, अब जब ऐसा चल रहा है तो हम क्यों मतलब बंधित रहे, हमसे ही क्यों ऐसा किया जाए, तो चलो एक काम करो, अब राजा को छोड़ो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इससे उभरता है, ये क्वेश्चन जरा आप लोग लिख लीजिएगा, क्या कि 18वीं सदी के दौरान, 18वीं सदी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप, क्या बोला मैंने, 18वीं सदी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप, 18वीं सदी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से बदलाव में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटना, क्या बोला मैंने, तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटना का क्रम बताया, चलिए घटनाक्रम पे चर्चा करें, ठीक है ना। आप लोग यही लिखिएगा इसको। देखिए एक बात और बता दें आप लोग, देखिए आंसर राइटिंग लिखना ज़्यादा वो नहीं होता है, ठीक है ना, कि आप लोग लिख नहीं पा रहे, लिख सब पाएगा, बशर्ते आप लोग को थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ लेना है, लिखना शुरू करना है, क्योंकि जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं होगा। और खासकर आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी बच्चे जो 2023 में दे रहे हैं एग्जाम, 2023 में और खासकर 2024 में एग्जाम देंगे, उनके लिए मेंस प्रैक्टिस डेली का डेली मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ, सुबह सुबह उठ के ही, ताकि आप लोग कम से कम मॉर्निंग में एक आंसर राइटिंग से अपने दिन की शुरुआत जरूर करें, ठीक है ना। मेरी बात माने तो मॉर्निंग में टोटल कम से कम 20 मिनट का टाइम, अभी आप लोग 20 मिनट का टाइम ले ले, 20 मिनट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है बस, और कुछ नहीं। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग फेज पे है, 2023 वाले को तो रनिंग चल रहा होगा, ठीक है ना, तो उनके लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 2024 वाले जो आप स्टार्टिंग फेज पे है ना, तो एक काम कीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, 20 मिनट लीजिए, चलिए 20 मिनट में ज़्यादा हो गया आपके लिए तो 15 मिनट लीजिए, अपने कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए टाइम और शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए, इस बात का ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। शुरू करना आपके हाथ में है, उसके बाद जो आप आगे बढ़ेंगे वो तो आप ही का है, ठीक है ना, मेरा कुछ नहीं है, बस मेरा इसमें योगदान रहेगा कि हाँ मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, और किस फेज में लिखना है उस आंसर को, कौन सी दिशा में जाके लिखना है वो भी बता दूंगी, ठीक है ना। तो मेंस वाला प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, डेली आप लोग को एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। और खासकर एक बात बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत ही मतलब इफेक्टिव तैयारी हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं आगे। कह रहा है कि मुगल साम्राज्य तथा परवर्ती मुगल संकट किस तरीके से हुआ, ठीक है ना। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। ऐसे अनेक कारण हुआ, जैसे बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में, जो कि 1669 में, ठीक है ना, 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। मतलब क्या होता, सेना का और वित्तीय कार्यों के पैसे का बहुत ज्यादा खर्च हो गया था, ठीक है ना, यानी कि सेना भी तो मारे जाएंगे ना। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन में कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों में वश में करना क्या हो गया,
केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व एवं सैन्य प्रशासन, जो कि दीवानी और फौजीदारी कहलाता है, राजस्व तथा सैन्य प्रशासन। राजस्व, अब देखिए हमने आप लोग को एक और बात बताया था कि राजस्व क्या होता था, दीवानी माध्यम से लिया जाता था, ठीक है ना। राजस्व मतलब कर, ठीक है ना, वो दीवानी कर होती थी। और साथ में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रशासन, सैन्य प्रशासन क्या होता था, ये फौजीदारी, फौज लोगों से मतलब फौज लोगों पर नियंत्रण, ठीक है ना। दोनों कार्यकालों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आ गई। अब कैसे नहीं होगा, जैसे कि मुख्य रूप से वो खुद शासन करने लग गए, उन्होंने राजा की बातों पर इनकार ही करना शुरू कर दिया, तो वो अपना अपना अपने पास रखना पसंद करेंगे ना, वो दूसरे को क्यों देंगे। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्से में हुए जमींदारों एवं किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों की अपनी स्थिति में सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। यानी कि सिंपल भाषा में समझाया था, बहुत ज्यादा कर जब स्टार्ट करने लगे थे ना, तो ये लोग भी अपना विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। अतीत में विद्रोह समूहों में मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों के क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया गया। जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदारों एवं अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, और औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सका और क्या कर सका, वो क्या कर दिए लास्ट में, उन्होंने अपनी सत्ता दे दिए। और दूसरी बात और बताते कि जो नादिर शाह थे ना, उन्होंने क्या किया था, 1739 में ही आए और उसी बीच में लूट के भी चले गए। और ये एक कहते हैं ना, फिर 5 बार अहमद शाह भी आया था यहाँ पे लूटने के लिए। कैसे बेचारा का सत्ता बचता अपने हाथ में, ठीक है ना। उसका जो भी प्रवर्ती मुगल शासक थे वो कठपुतली बना दिए गए। साथ में फर्रुखसियर को, आलमगीर को, शाह आलम को अंधा कर दिया गया और इससे क्या हो गया, एक प्रकार से पतन के पगार पे पहुंच गया था, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं भरपूर फसल एवं खाली तिजोरियां, ठीक है ना। एक तात्कालिक लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन किया। मतलब उन्होंने ये कहा था कि भरपूर फसल होती थी लेकिन खाली क्या होती थी, तिजोरियां होती थी। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से इनका मानना ये था कि फसल तो भरपूर हो रही है लेकिन तिजोरी खाली हो रही है। क्योंकि क्या होता था, अब यहाँ से मैंने फसल उपजाया, मुझे कोई फायदा हो या ना हो, आप कर के रूप में पूरा लेके चले गए, तो होगा ही ना खाली तिजोरी, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा हम जान लेते हैं आगे, ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कहानियां दी हुई है, ठीक है ना। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर एक बड़ी मात्रा में धन दौलत को, बोला था ना अभी, नादिर शाह आए थे, ठीक है ना। उसके बाद के नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद अब्दाली आक्रमणों का तांता लगा रहा और 1748 से 1761 के बीच 5 बार उन्होंने क्या किया, उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटमार मचाई, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा सत्ता कमजोर भी हो गया था, ठीक है ना। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, नादिर शाह के आक्रमण के फलस्वरूप दिल्ली के विध्वंस हुआ और उसका मतलब इसी में बता रहा है कि कैसे वो लोग कितना लेके गए थे यहाँ से लूट के, ठीक है ना। मतलब क्या क्या उन्होंने लेके चले थे। एक अन्य वृत्तांत दिल्ली पर आक्रमण के प्रभावों का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब वह बड़ी दर्दनाक हालतों से गुजर रहा है। निश्चित रूप से जो कभी दिल्ली पे सल्तनत पे अधिकार किया होगा, मालिक के रूप में रहा होगा, वो तो बहुत ज्यादा दर्दनाक सत्यों से गुजरेगा ही, क्योंकि उनकी क्या हुई, जितनी भी सत्ता हुई, जितनी भी सामान्य हुआ, जितना भी जो भी हुआ, सब उनका लूट के ले गया, ठीक है ना। साम्राज्य पर अब एक बार मैंने आप लोग को बताया था कि जो मतलब जो लूटने वाले आते थे वो मुख्य रूप से निशाना साधते थे मंदिरों को। क्यों? इसका कमेंट करके आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने आप लोग को पिछली कक्षा में बता दिया है। साम्राज्य पर सब साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरान और तुरानी, यानी कि तुर्की के मूल थे, ठीक है ना। काफी समय से परवर्ती मुगल बादशाहों और इनके एक दूसरे समूहों के हाथ के कठपुतलियां बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब मुगल बादशाहों फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या की गई और अन्य दो बादशाहों जैसे कौन, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, इनको क्या कर दिया गया, अभिजात ने अंधा बना दिया, ठीक है ना। मतलब मुख्य रूप से मतलब समझा जाए तो किस तरीके से एक कहते हैं ना गंदा बिहेव टाइप का करना, उनके साथ ऐसी कर दी गई, ठीक है ना। एक बात और बता दे बच्चों, चलो छोड़ो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। नए राज्यों का उदय, मुगल सम्राटों
की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों और सूबेदारों की बड़ी जिम्मेदारी ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी सत्ता एवं प्रबल बना ली। ठीक है, चलो थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हैदराबाद की। ठीक है ना, क्या बात करते हैं, हैदराबाद की। आगे हम पढ़ेंगे इदारेदारी क्या होता था, इजारेदारी व्यवस्था क्या थी। ठीक है ना, इजारेदारी व्यवस्था क्या थी, इजारेदारी। ठीक है ना, क्या थी आखिर ये व्यवस्था, क्या था कि बंगाल तथा हैदराबाद एवं अवध तीनों ने अपना लिया था इसको। क्या, बंगाल ने प्लस हैदराबाद ने एवं अवध ने, तीनों ने क्या किया था, इसको अपना ही लिया था। योद्धाओं का समूह जो होता था ना, उसको हम लोग मिस्ल कहते थे। क्या, मिस्ल नाम की वर्ड आगे आएगी, तो इसको आप लोग याद रखिए, योद्धाओं का समूह होता था। ठीक है ना, इसको मिस्ल कहता है। और इजारेदारी जो व्यवस्था थी ना, इसको बंगाल ने, उसके बाद क्या कहते हैं, इसको हैदराबाद ने और अवध ने, तीनों ने अपनाया था। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। ठीक है ना, इसलिए हम आप लोग को ये शॉर्ट्स नोट बनवा ही देते हैं, ताकि आप लोग किसी भी क्लास में ये ना कहो कि शॉर्ट्स नोट तो आप बताते ही नहीं है, मैं बोल दूँ आप लोग लिख लिया कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इजारेदारी किस किसने अपनाया था, बंगाल ने, हैदराबाद ने और अवध ने, और साथ में योद्धाओं का समूह क्या कहलाता था, मिस्ल कहलाता था। हैदराबाद में जो होता था ना, निजाम उल मुल्क, उसके बाद आसफ जाह, उनका नाम ही था निजाम उल मुल्क आसफ जाह। ठीक है ना, पहले पढ़ लेते थोड़ा सा, उसके बाद आगे जानेंगे। ठीक है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्परव्यापी समूहों में बांटा जा सकता है, एक अवध, बंगाल तथा हैदराबाद। जैसे जैसे वे राज्य पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र भी थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। मतलब उन्होंने क्या किया कि मुगल बादशाह के औपचारिक संबंध तो नहीं तोड़े कि नहीं हम आपके हैं। ठीक है ना, मतलब होता नहीं है वो किसी का मुंह पकड़े हुए और उसके पीछे से काट रहे हैं। ठीक है ना, यही कहानी हो गया था। ठीक है ना, ये बोल रहा था कि हम आपके हैं। ठीक है ना, संबंध हम नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन हम आपके हक में नहीं है। सामने से नहीं बोला था, अपने मन में सोच रहा था कि हम उसके हक में नहीं है, लेकिन हम इसके हैं। ठीक है ना, सामने इसको कहता था कि हम आपके हैं, लेकिन ये कहता था हम उसके हक में नहीं है। ठीक है ना, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे, तथा तीसरी श्रेणी में मराठों और सिक्के थे, जो जाटों के राज्य में आते थे। ये विभिन्न आकार के थे। उन्होंने कड़े एवं लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों की स्वतंत्रता क्या की थी, छीन ली थी। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का अभ्युदय हुआ, उनसे 3 राज्य प्रमुख थे। कौन कौन से थे, अवध, बंगाल तथा हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य के उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान, मुर्शिद खान एवं कुली खान थे, तथा असफजाह ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। कौन, असफजाह, जो कि हैदराबाद के थे। ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। असफजाह एवं मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सआदत खान की जात का दर्जा 6,000 था। अच्छा, एक बात बताऊं, ये 7 दर्जा जात का ये क्या होता है, मतलब वहां पे क्या होता था कि जिस कास्ट की लोग ज्यादा है ना, उनकी जो शासक होता था ना, उसको बहुत ज्यादा बोलता है कि जैसे कि अभी बोला है किसके बारे में, जिनको 7 साल का जो 7,000 का मतलब जात का दर्जा था, यानी कि इनकी जो कास्ट के लोग हैं ना, वो 7,000 से ज्यादा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो उनके कास्ट के लोग जितना ज्यादा होते थे ना, उतना ज्यादा उसको इज्जत मिला करता था। ठीक है ना, हैदराबाद, चलो हैदराबाद से पढ़ लेते हैं। निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसने हैदराबाद की स्थापना कर दी थी। ठीक है ना, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। ठीक है ना, इसको ध्यान रख लीजिएगा। मुगल बादशाह का फर्रुखसियर के दरबार में एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। सबसे पहले अवध की सूबेदारी किसको सौंपी गई थी, फर्रुखसियर को, और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों में सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था।
दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाने के लिए उसने सत्ता हथिया लिया और उस क्षेत्र को वास्तविक शासक बन गया। यानी कि क्या हुआ कि मुगल शासक ने उनको अपना समझ के क्या किया था, उतना दूर का क्या किया था कि इतना क्षेत्रीय इकाई दे दिया था। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे जब खुद ही प्रतिस्पर्धा चल रही थी तो इसने क्या किया कि इसके साथ संधि अपना मतलब कहा कि चलो अब आपका कोई हक नहीं है मेरे ऊपर, अब इतना दूर का सत्ता हम खुद हथिया लेंगे, ठीक है ना। इतना दूर का सत्ता का राजा खुद ही बन बैठा है, ठीक है ना। इसको क्या किया, हटा दिया लाइन से। आसफ जाह अपने अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत में लाया था और दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उनके मनसबदार नियुक्त किए गए उन्हें जागीर प्रदान की, हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक ही था। फिर भी काफी काफी आबादी के शासन, काफी आज़ादी से शासन चलता था। यानी कि मतलब ये जो मैंने बोला कि ये हटा दिया गया, मुख्य मतलब अपने मन के विचार से इसने हटा दिया था, लेकिन ये क्या करता था इसके हिसाब से, ये अभी भी उसका सेवक ही था और ये मानता भी था इसके सामने आके। लेकिन होता है ना कभी कभी हम क्या कहते हैं, तुम चलो तुम्हारे सामने हम आ गए तो कह दिए कि हाँ ठीक है तुम मेरे राजा हो, लेकिन अपने मन से हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से आज़ादी के साथ हम शासन कर रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप की कहानी थी। दिल्ली से कई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली से ना कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करते हुए। जानता था कि अगर हम कहा का हस्तक्षेप किए जो मेरा है वो भी जाएगा, ठीक है ना। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से किए गए निर्णयों को पुष्टि कर दिया था। अब इसने क्या किया, इसने जो निर्णय लिया था उसको क्या कहा कि चलो ठीक है हम तुम्हारे निर्णय को पूर्ति करते हैं, तुम करो, लेकिन तुम अभी मेरे अंदर हो, ठीक है ना। तो उसने कहा ठीक है हम है तुम्हारे अंदर लेकिन चलाएंगे अपना, ठीक है ना। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र में क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायक के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न होता रहा था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह को कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादन धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी यह महत्वाकांक्षा उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति ने रोक ली थी। यानी कि उस समय क्या हुआ था, एक तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा चल ही रही थी, ऊपर से ब्रिटिश शासन की भी मतलब धीरे धीरे उनकी स्थिति बढ़ती गई, ठीक है ना, कि नहीं अब हम भी यहाँ है, यहाँ से तुम कुछ लेके जा नहीं सकते हो, ठीक है ना। निजाम की फौज, हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिक का वर्णन 1790 में। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी, उसके पास 1000 घुड़सवार भी रहते हैं और अत्यंत कुशल एवं अति सुंदर सजे हुए सवारों की संकेतन लगभग 100 रुपए से ज्यादा है। अवध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नोट्स बना ले क्या हैदराबाद की, ठीक है ना। हैदराबाद नोट्स बना लेते थोड़ा सा। हैदराबाद कब से कब तक था, 1724 से लेके कितना 1748 के बीच, यही तो हमने देखा 1724 से 1748। नाम क्या था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, यही देखा था ना, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, यही नाम था उनका, इनके संस्थापक थे ये, ठीक है ना। स्थापना किया था इसने, देखते भी जाएंगे। उसके बाद जो मुगल बादशाह फर्रुख सियर थे उनके दरबार में एक शक्तिशाली सदस्य था, कौन था ये, मुगल बादशाह कौन, फर्रुख सियर। इसके दरबार का एक शक्तिशाली क्या था, सदस्य था। इसे सबसे पहले अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। इसको सबसे पहले क्या कहा था कि अवध की जिम्मेदारी तुम करो, फिर बाद में इसे दक्कन का कार्यभार सौंप दिया गया, जहाँ का ये क्या बना, शासक बन गया मुख्य रूप से, ठीक है ना। मतलब उनको हरा के, ठीक है ना, उनको हरा के नहीं, उनके खिलाफ, उनके पीछे जाके, ठीक है ना, सामने से वार नहीं पीछे से वार, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अवध, बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य के विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश थी जो कि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी एवं फौजदारी का एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय एवं सैनिक मामले का एकमात्र
करता धरता बन गया, यानी कि कोई बिचौलिया ये नहीं रह गया, अब खुद बन गया सब कुछ, ठीक है ना। बुरहान उल मुल्क ने अवध के क्षेत्रों में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारी, जिसको जागीरदार कहा जाता, संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों की आकार में कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त कर दिया, यानी कि जो मुगल लोग अपना शासक, अपना जो सेवक का नियंत्रण करने के, तो उसको क्या कर दिया, कटौती करने लगी उसमें, और अपना निष्ठावान जो कि इसकी बातों का मानता था उसमें उसके स्थान देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जागीर अधिकारी एवं खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों एवं रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि को अपने राज्य में क्या कर लिया गया, मिला लिया धीरे धीरे, ठीक है ना। राज्य 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 ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों एवं महाजनों पर निर्भर करता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य का एक निश्चित रकम का भुगतान कर वचन देते थे और स्थानीय साहूकारों एवं राज्य को ठीक तरीके से रकम भुगतान करने की गारंटी दिलवाते भी थे। दूसरी ओर इजारेदारी को यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन करने और एकत्र करने की खाकी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य के राजस्व प्रणाली के प्रबंधन प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब होने लगा था, ठीक है ना। मुख्य रूप से समझा जाए तो इसने अपना क्या कर दिया था, अलग ही रुख अपनाना शुरू कर दिया था। क्या हुआ था अवध में, आखिर जान लेते थोड़ा सा कि अवध में हुआ क्या था। जैसे कि आप सबको पता है कि इनका जो स्थापना कौन थे, बुरहान उल मुल्क सआदत खान, यही थे ना, जो कि कब स्थापना किए थे, 1722 में, ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या किया था कि सूबादार नियुक्त कर लिया था, किसको, इसने जो उसका सूबेदार था उसको हटा के, और अपना सूबेदार जो कि इनकी इनकी क्या होती थी, गुलाम होती थी, मतलब समझा जाए तो उनकी बातों को मानने वाला था, तो उसको क्या कहता है, सूबेदार नियुक्त करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने चाहा कि नहीं, अब हम इसका शासन हटा देंगे, अपना शासन ही चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल में मुर्शीद कुल खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांतों के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। तथापि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बन सके। उसने बहुत ही जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभावों को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व के बड़े पैमाने पर पुनर्धारणा करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदार के महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। मतलब वो अगर राजस्व नहीं दे पा रहे तो वो अपना जमीन ही बेच देते थे, बताओ। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल का एक क्षेत्रीय राज्य बस जाने से जमींदारों को काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद एवं अवध में घनिष्ठ संबंध था और अलीवर्दी खान के शासनकाल में, जो कि 1740 से 1756 तक चला था, बंगाल की भी स्पष्ट दिखाई दी थी। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशील हो गया था, मतलब मुख्य रूप से एक अच्छी स्थिति पे पहुंच गई थी। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षण पर थोड़ा सा बंगाल की नोट्स बना लेते हैं, ठीक है ना। अब बंगाल में कौन थी, बंगाल की स्थापना किसने किया था, मुर्शीद कुली खान, यही थे ना। बंगाल के नवाब बने थे, ठीक है ना, यानी कि प्रांत के सूबेदार प्रतिनियुक्त थे। मतलब उन्होंने जो अपना मतलब मुख्य रूप से वो क्या थे, एक नवाब थे और साथ में उस प्रांत के सूबेदार भी थे, ठीक है ना। इस तरीके से वो नियुक्त हुए थे। आगे देख लेते हैं। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगण दृष्टि डालें तो उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती है। विहंगण मतलब क्या, मुख्य रूप से, ठीक है ना। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संवेद हास्पद थे।
जो उन्हें उत्तराधिकारी में मिली थी। विशेषतः वे जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की पुष्टि से देखा करते थे। दूसरा, अनेक कर प्राप्त करने के तरीके एवं मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध तथा बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदार के साथ साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा, जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। यानी कि इजारेदारी की जो प्रथा है ना, वो मुगल ने क्या किया था, पसंद नहीं किया था। ठीक है ना। और अब क्या हुई थी, वो पूरे 18वीं शताब्दी में यानी कि 1750 के बाद क्या हुआ था, पूरी भारत में फैल गई थी। तथापि देहात उसके प्रभाव में क्षेत्रीय भिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों का तीसरा सामान्य लक्षण था कि उनमें से राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लागत वसूल करने वाले इजारेदार को पैसा उधार देते थे और बदले में उसकी भूमि ले ली थी। मतलब समझ जाना कि आपने ये काम किया, ठीक है ना, आपके पास नहीं है तो आप मेरे से उधार लेके जाओ, और आपको अगर उधारी चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो एक काम करो, आपका जो जमीन है उसको मेरे हाथ से ही सेल करो, सिर्फ मुझे ही दो। ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि बोली लगाओ, बेचो किसी और से तब मुझे पैसा दो, नहीं, मुझे जमीन दो। ठीक है ना। राजपूतों की वतन जागीरी, क्या थी आखिर वतन जागीरी, वो भी देख लेते। एक छोटा सा वर्ड बता दे, वो आप लोग के लिए शायद इंपॉर्टेंट, शायद ही नहीं बल्कि सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक चौथ नाम की कर थी। क्या था बच्चों, वो चौथ नाम की कर थी जो कि 25% थी। ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद क्या है, सरदेशमुख, यही था क्या, सरदेशमुख, ये जो थी वो 10% की कर थी। और सबसे पहले खुशी की बात बता दूं कि दोनों जो थी ना वो भू राजस्व थी। ठीक है ना। क्या थी, भू राजस्व थी। और भू राजस्व में भी अगर एक बात आप लोग को ध्यान से सुन लोगे आप लोग मेरी, तो शायद अच्छी है। पता है वो क्या है, कि ये भू राजस्व तो थी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है कि चौथ कर 10% और क्या कहते हैं इसको, सरदेशमुख कर 25% लगाई जाती। तो यहाँ पे अगर आप लोग सही से नहीं याद करेंगे तो आप लोग तो फेल फंस जाएंगे ना, क्योंकि चौथ 25% और सरदेशमुख क्या थी, 10%। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बता दें क्या, थोड़ा सा ट्रिक बता दें क्या, चलिए, चाहे ट्रिक छोड़िए, आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा। 2 2 4 2 6, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 है और 5 का 25 मान लीजिएगा। ठीक है ना। ऐसे करके चौथ चौथ 25 थी और सरदेशमुख कितनी थी, 10 थी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और क्या बताएं आप लोगों को। ठीक है ना। देखिए आगे पढ़ लेते थोड़ा सा। राजपूतों की वतन जागीरी, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर एवं जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था के विशिष्टता के साथ साथ सेवारत रहे थे। बगल में उन्होंने अपनी वतन जागीरी पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। जब 18वीं शताब्दी के इन शासकों ने अपने अपने पास के इलाके पर अनेक अपने नियंत्रण एवं विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए, तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार में गुटिया राजनीति कर अपने पैर फंसा दिया। यानी कि जब बहुत से लोग चाह ही रहे थे कि अपना सत्ता ले 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 ले, तो इस प्रकार से राजपूत का एक शासक था, उन्होंने भी क्या किया, मुख्य रूप से उसमें पैर फंसा दिए। कई राजपूत शासकों ने मुगलों के अधिश्वत को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन मेवाड़ का एकमात्र ऐसे राजपूत शासक था जिन्होंने मुगल की सत्ता को चुनौती दी थी, वो थे राणा प्रताप, जो कि 1572 ईस्वी में जयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। राणा के पास मुगल अधिसत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसको राजा मान के नहीं चलेंगे, हम जो है खुद है, हमें नहीं करना किसी की बात। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग थे कि मान लिए थे, चलो ठीक है आप हमारे हो जाएंगे शासक, लेकिन शासन तो हम ही करेंगे ना, आपको हम मानेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से इन प्रभावशाली राजपूतों घरानों ने गुजरात एवं मालवा के लाभदायक सूबे की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सबाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है क्या, कि जो गुजरात के राजा थे ना अजीत सिंह, उनको कहाँ की अंबर की सवाई मिली, और साथ में जय सिंह जो थे उनको कहाँ की, मालवा की मिली। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग छोटी छोटी बातों को ना बहुत ध्यान रख लीजिएगा। जय सिंह मालवा, ठीक है ना, यानी कि जय माता। ठीक है ना। और क्या कहते हैं इसको, अजीत सिंह क्या थे, सूबेदार, यानी कि अजी सुनते हो। ठीक है ना। अजीत सिंह सूबेदार, अजी सुनते हो, कहाँ का, सूबेदारी कहाँ का, अंबर का। अजीत सिंह अंबर का ले लिया और जय सिंह मालवा का ले लिया। अजीत सिंह अंबर का यानी कि ए,
ए, ठीक है ना, अजीत सिंह अंबर का, और उसके बाद बात करें जय सिंह कहाँ का, मालवा का, AAJM, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस शाही इलाकों से कुछ हिस्से पर कब्जा करने को भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने में नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने अपनी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी स्थापित की और उसने 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी थी, ठीक है ना, सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियान ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। उससे उनका अपना विस्तार आगे होने से क्या हुआ, रुक गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापार किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर महले मतलब मुख्य रूप से सभी चीजें थी। राजपूत के राजा जय सिंह जयपुर के राजा जय सिंह, यानी कि जयपुर के राजा कौन थे, तो जय सिंह थे, ठीक है ना। 1722 में यह फारसी वृत्तांत राजा जय सिंह का वर्णन करता है। राजा जय सिंह का वर्णन हम क्यों करने चले, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हमें जो यूपीएससी में पूछता है वो पढ़ना है ना, हम किसी का वर्णन पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये था। अम्बेर के शासक कह रहा है कि अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एवं वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं को खगोलीय पिंड के अध्ययन हेतु उपकरण समझा जाता है। सिख आज़ादी हासिल करना। अध्याय 8 में आपने पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुआ। हमने पढ़ चुका है सिख समुदाय कहाँ कहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ से उन्होंने मतलब वहां से उत्थान हुए थे, ठीक है ना। इससे पंजाब के क्षेत्र राज्य निर्माण को बढ़ावा मिली। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। अब यही आ गया कौन, गुरु गोविंद जी ने 1699 में किसकी स्थापना कर दी थी, खालसा पंथ की, ठीक है ना, किसकी, खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है ना। तो यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट को उठाते रहिएगा, ठीक है ना। उसके पश्चात राजपूत एवं मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1718 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने बाबा गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपनी शासन का सार्वभौम बताया। सतलुज तथा यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया, यानी कि 1 साल बाद उसको मार दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जोथियों में और फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जोथियों और मिसलों की संयुक्ति सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिला करता था। मतलब क्या हुआ था, 20 दिन की संरक्षण प्रदान किए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा हम लोग नोट्स बना लेते, ठीक है ना। चलिए, राजपूत और वतन जागीरी पे हम थोड़ा सा लोग नोट्स बनाते हैं, इससे पहले नहीं बनाए, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, राजपूत तथा वतन जागीरी। आपको मैंने बताया कि जो जोधपुर के राजा थे वो कौन थे, अजीत सिंह थे, जिनको कहाँ की सूबेदारी मिली, गुजरात की सूबेदारी मिली, ठीक है ना। उसके बाद यही बात करें तो जो अंबर के सवाई राजा थे कौन थे, जय सिंह थे, उनको कहाँ की सूबेदारी मिली, मालवा की सूबेदारी मिली। उसके बाद एक और बात बता दें कि राखी व्यवस्था जो थी वो सिखों का कर व्यवस्था था, ठीक है ना, जिसमें उपज का 20% लिया जाता था। क्या, राखी व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था थी, सिखों की कर व्यवस्था थी, जिसमें उपज का कितना परसेंट, 20% लिया था। और साथ में और बता दें कि ये जो राखी कर व्यवस्था थी वो भूमि से संबंधित थी, ठीक है ना। अब बंदा बहादुर ने सतलुज और यमुना के बीच प्रशासन की स्थापना की थी। किसने, बंदा बहादुर ने कहाँ कहाँ के बीच, सतलुज नदी तथा
वेट कीजिएगा, सतलुज नदी तथा यमुना नदी के बीच जो अपनी शासन है उसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है ना। उसके बाद 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिखों का इलाका क्या हुआ, सिंधु नदी से यमुना नदी तक फैलता गया। ठीक है ना। उसके बाद बात करें महाराजा किसकी, रंजीत सिंह की, तो हमने बताया था कि इन्होंने विभिन्न सिख समुदाय का क्या किया था, एकता कायम किया था तथा लाहौर को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया था। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि सिख के बारे में, तो आपको मैंने बताया अभी कि 1669 ईस्वी में खालसा पद की स्थापना हुई थी। किसकी, खालसा पद की स्थापना हुई थी, जिसको किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने जी किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है ना। और वही बात हम बताए थे 1708 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, गुरु गोविंद जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, बंदा बहादुर आया। ठीक है ना, इन्हीं के बारे में तो अभी बताया था। इनके बाद जो बंदा बहादुर आया था, तो बंदा बहादुर इनके नेतृत्व में जो मतलब खालसा थी वो मुगल के हिसाब से खालसा, ठीक है ना, खालसा किसके लिए मतलब बहुत ज्यादा घातक बन गया, किसके लिए, मुगलों के लिए। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि बाबा गुरु नानक और गोविंद जी के नाम पर मुद्रा चलाया गया तथा अपने शासन को वो सार्वभौम बताने के लिए शुरुआत कर दिए। और साथ में और कुछ नहीं, बस उनको क्या हुआ कि उनको पकड़ लिया गया 1615 में और 1616 में मार दिया गया। ठीक है ना। आगे पढ़ लेते हैं। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, जिससे अंततः मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी एवं जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव की मार्ग निर्देश में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़ा था। जावली जावली पर कब्जा कर, एक सेकेंड वेट, जावली पर कब्जा कर उन्हें मालवा पठारों एवं अविवादित मुखिया बन गया, जिसने उसके क्षेत्र में विस्तार तथा पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उन्हें कारनामों में उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधों के मतलब समझिए ना, किसी का भी मतलब शासन अपने अंदर लेता ही नहीं था, वो दूसरे पे ही शासन करने के लिए मार करता था। ठीक है ना। इसलिए काफी ज्यादा विद्रोह भी किया, जिसके कारण वो महान बन गए। गुरु गोविंद सिंह को खालसा से प्रेरित किया तथा शासन में उनके भाग्य जो कि राजा करेगा खालसा अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ था और फिर अहमद अब्दाली के खिलाफ फिर सफल विद्रोह प्रकट कर सका। आगे चलकर खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की और महत्वपूर्ण सिक्कों को उसने उत्कीर्ण शब्द वही थे जो कि बंदा बहादुर के समय में खालसा को अपने आदेशों में पाया गया था। ठीक है ना। मतलब दोनों के शब्दों की जो संख्या थी वो अलग नहीं थी, बल्कि एक ही थी। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षत्रिय राजा था जो कि मुगल शासन में लगातार विरोध उत्पन्न करते हुआ शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार की सहायता के साथ एक स्थायी सेना की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक तथा कुणबी, जो पशुचारक को कुणबी कहा था, ठीक है ना, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। हमरा का जने के दे शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्यों में प्रभावी शक्ति क्या हुई, चितवापन हो गई थी। ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही थी, जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री कहा था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि पेशवा का अर्थ क्या था। ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी वर्ड को याद रखिए। पेशवा किसको कहा था, पीएम प्रधानमंत्री को कहा था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो मराठा की राजधानी कौन बने, पुणे। ठीक है ना, पुणे मराठा की राजधानी बनी थी। पेशवा की देख रेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल संगठन का विकास कर लिया। इसकी सफलता का रहस्य यह था कि मुगलों के किलेबंदी इलाकों से टक्कर न लेते हुए उसके आसपास में चुपचाप निकलकर शहर पर कब्जों पर अपना हमला बना लेते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां की रसद पाने की
कुमक आने की रास्ता आसानी से रोका जा सकते हैं। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसे शनै शनै यानी कि धीरे धीरे से काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपत्य के रूप में सामान्यता मिली और साथ ही इस क्षेत्र में चौथ एवं शरद देशमुख कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। चौथ बताए थे 25%, शरद देशमुख कितना 10%। ठीक है ना। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब में तथा पूर्व में बंगाल एवं उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इस क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता का स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनको भेंट की रकम भी दी जाने लगी। मतलब मुख्य रूप से ये नहीं कहा कि हम उसके अंदर है, लेकिन उसको भेंट मिलती जरूर थी। ठीक है ना। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठाओं के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी अपने खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठा को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी। चौथ, जमींदारों से वसूले जाने वाले भू राजस्व जिसका 25% और शरद देशमुख यही 9 से 10% बोल दिया मैंने। ठीक है ना। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा के राज्य विस्तार का श्रेय प्राप्त था तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात एवं पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए भी जाने जाते थे। ठीक है ना। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां के स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया तथा व्यापार की पुनर्जीवित की। देखिए, आप लोग को एक बात बता दें, हम समझा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का मतलब ये है क्योंकि लाइन बाय लाइन पूछा जाता है, आप सबको पता है। लाइन बाय लाइन हमें जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग भी सुनिए, उसका किताब उठाइए और पढ़िए। एक बार क्लास अगर सुन लेते तो उस चैप्टर को पढ़ के ही छोड़िएगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझ में आसानी से। इससे सिंधिया, गायकवाड़ एवं भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल गई। 1720 के दशक में मालवा में मराठों अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन, सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर से होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह की बड़े और समृद्धशाली थे। ये महत्वपूर्ण वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रण इलाके व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों तथा मराठाओं की राजधानी पुणे में नया बाजार मिली। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही एक व्यापार संलग्न था, लेकिन अब उसने अपनी वाणिज्यिक भीतरों के बढ़ावा कर दिया। यानी कि वो एक पहले छोटा सा एक स्थान था जो कि अब बहुत ज्यादा फैल गया। जाट, अन्य राज्यों की तरह जाटों का भी 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही क्षेत्रों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हुआ। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए आगरा शहर के भी अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र पानीपत तथा, अब देखिए जाट यहाँ से पूछा जाता है समृद्ध कृषक था। आप लोग सोचेगा शासक था तो कृषक कैसे हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ से उठा के सीधा पूछा जा सकता है जाट कहते समृद्ध कृषक थे। बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राजा भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली की कई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भरतपुर में शरण ले ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 सैनिकों मराठाओं से लिए एवं 15,000 सैनिक सिख से लिए और उन सबको क्या बलबूते पर वह
मुगल से लड़ा, यानी कि सबसे लिया था सैनिक और क्या किया था, मुगल से लड़ बैठा था, ठीक है ना। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। उन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर में जाट राज्य को, जो कि आधुनिक राजस्थान है, संगठित किया एवं सूरजमल के पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किलों और महल बनवाए, जिसमें भरतपुर प्रसिद्ध था। लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने एक सबसे मजबूत किलों में से एक था। जहां भरतपुर का एक किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया, वहीं दिग में जाटों ने अंबर एवं आगरा की शैलियों में समन्वय करते हुए विशाल बाग महल बनवाया था। शाही वास्तुकला से जिन रूपों की पहली बार शाहजहां ने युग में जोड़ा था, दिग एवं इमारतें इन्हीं रूपों में नमूने बनाई गई थी। अध्याय 5 से 9 दोनों का चित्र को देखिए। अध्याय 5 और 9 के दोनों को चित्र को आपको देखना, मैंने दिखा भी रखा, आप लोग को याद कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्यों व्यवस्थाओं में जनसाधारण अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया के 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिका, जो कि 1776 से लेकर 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति और साथ साथ अभिजात वर्गों के सामाजिक एवं राजनीतिक प्राधिकारों की चुनौती। देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट में लिखने का पता है क्या मतलब है, कि यही जो 1789 से लेकर 1794 के बीच में भारत में क्या चल रहा था, और यही 1789 से लेकर 1794 के बीच में पूरी इंडिया में क्या चल रहा था, बस उसी की जानकारी यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरी गण एवं अभिजात के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह में जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाव दिया कि सभी के लिए समान कानून एवं समान, यहाँ पे समानता के लिए लड़ाई हो रही थी, है ना। यह भी कहना था कि सरकार के सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता के सरकार कार्य में भूमिका अदा करने के लिए अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलन धीरे धीरे प्रजाताओं, मतलब यहाँ पे क्या होते, समानता के लिए और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई थी, और हमारे वहाँ तो अभी शासन का ही विस्तार चल रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर आज का समाप्त होता है, जिसमें हम थोड़े से बीज शब्द जान लेते हैं। सूबेदार का, दल खालसा का, मिस्ल का, फौजदार का, उसका इजारदार एवं चौथ एवं देशमुख। आप सबको पता है कि इजारदार, चौथ और देशमुख तीनों तो भू राजस्व व्यवस्था थी। फौजीदारी क्या होता था, फौजीदारी आखिर होता क्या था, वही ना जो सैन्य प्रशासन हुआ करते थे। मिस्ल क्या होता था, मैंने आप लोग को बता दिया है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो योद्धाओं के समूह होता था उसी को हम लोग मिस्ल कहते थे, ठीक है ना। उसके बाद दल खालसा के बारे में और सूबेदारी व्यवस्था के बारे में बता दी, जैसे कि एक शासन हुआ, हमने सूबेदार नियुक्त कर दिया, उसके बाद वो उस पर अपना जो भी हो जमाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप लोग को क्वेश्चन आंसर बना के क्या करना है, सेंड कर देना आसानी से। आप लोग को पता है कि आप लोग से बन भी जाएगा क्या, सूबेदार, फौजदार एवं इजारेदार, मिस्ल एवं चौथी सबको मिलान करना है, ठीक है ना। सिख योद्धाओं का समूह क्या होता था, मिस्ल होता था। चौथ क्या होती थी, एक राजस्व कृषक कौन होता था, कुनवा, उमरा, इस सब के बारे में आप लोग क्या करना है, मुख्य रूप से मिलान करना है, ठीक है ना। प्रांतीय सूबेदार कौन होती थी, प्रांतीय सूबेदार हुआ करता था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग को ये बनाना है और साथ में ये भी बना के सेंड करता है। कह रहा है कि सही या गलत बताइए, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया था, क्या किया था, मुख्य रूप से। सवाई राजा जय सिंह को इंदौर का शासक मिला था, क्या जय सिंह को इंदौर का मिला था। महान न्याय कर रहा है, ठीक है ना। सही और गलत बताना है आप लोग को, ठीक है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि लाइक वाला बटन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में जो रेड वाली बटन होती है ना सब्सक्राइब की, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ आप लोग तक सबसे पहले पहुँच जाए। और आप लोग को पता है कि अपनी तैयारी में 4 चांद लाइए बिल्कुल मेरे साथ, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।